हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का व्योनिका फाउंडेशन में। जितने भी एस्पिरेंट लैंग्वेज ऑफिसर या फिर ट्रांसलेशन ऑफिसर राजभाषा अधिकारी बनने के लिए तैयारी करते हैं या फिर उसमें अपना करियर देख रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है कि आईबीपीएस ने स्पेशल ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें से राजभाषा अधिकारी के भी कुछ पद हैं जो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मात्रा में वैकेंसीज हैं। तो आपके लिए अच्छा अवसर है कि आप इसके लिए अप्लाई करें और अपना करियर जो है वो एज ए राजभाषा अधिकारी या एज ए लैंग्वेज ऑफिसर जो है वो बनाएं। तो आज के इस वीडियो में इस आईबीपीएस के नोटिफिकेशन में राजभाषा अधिकारी की कितनी वैकेंसीज हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। थोड़ा इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी जीएसटी से थोड़ा सा अलग है। एसएससी जीएसटी का इसके कंपैरिजन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। तो ये सारी बातों में हम डिटेल में बात करेंगे और कैसे कैसे एग्जाम आएगा, कितने फेजेस में एग्जाम होगा, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुल मिलाकर के 6 ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए स्पेशल ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट कर रही है आईबीपीएस है, उनमें से एक पोस्ट है राजभाषा अधिकारी की। तो हमारा जो फोकस है वो राजभाषा अधिकारी की पोस्ट पर रहेगा, इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं और क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले सबसे अहम जानकारी ये है कि इस पोस्ट के लिए कुल मिलाकर के 25 पोस्ट हैं। 25 वैकेंसी हैं जो खाली है। 25 पोस्ट जो हैं राजभाषा अधिकारी की हैं और ये सारी पोस्ट किसमें है? पंजाब नेशनल बैंक में है। तो आप देखेंगे 25 पोस्ट हैं टोटल, जिसमें से 13 जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं और 6 ओबीसी के लिए रिजर्व हैं और 1 एसटी के लिए और 3 एससी के लिए रिजर्व हैं। तो इस तरीके से आपकी कुल मिलाकर के 25 पोस्ट हैं। तो ये अच्छी खासी पोस्ट हैं। आईबीपीएस में जनरली स्पेशल जो रिक्रूटमेंट होती है स्पेशल ऑफिसर की स्केल 1 में इनकी इतनी वैकेंसीज आती नहीं है और ये 25 पोस्ट जो आई हैं ये काफ़ी मात्रा में अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी कहीं ना कहीं टफ है। मैं आगे इस पर अभी बात करेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंस डेट दे रखी हैं, जो टेंटेटिव डेट्स भी हैं कुछ, जैसे कि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 1 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त, यानी कि कुल मिलाकर के 20 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो इन 20 दिनों के बीच में आपको अप्लाई करना है, यानी कि 1 अगस्त, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 1 अगस्त 2024 और 21 अगस्त 2024 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्जामिनेशन है वो कुल मिलाकर के 3 फेजेस में रहेगा, जिसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है यानी कि जो प्री का एग्जाम है वो नवंबर में, यहाँ पर टेंटेटिव डेट आपको दे रखी है, आप देखेंगे नवंबर 2024 में। और जो आपका मेंस का एग्जाम है वो ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन उसके अगले में ही महीने पर यानी कि दिसंबर में आपका दे रखा है। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर इंटरव्यू भी है इसमें, तो इंटरव्यू आपका फरवरी और मार्च में शेड्यूल कर रखा है इन्होंने। ये जो डेट्स हैं ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनको आगे पीछे भी किया जा सकता है। और जो फीस है इसकी वो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी की जो फीस है वो 175 है और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनको 850 रुपीज आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी और ये एप्लीकेशन भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। और कहाँ से अप्लाई करेंगे? आईबीपीएस की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से जाकर के आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी की चीजों पर हम आगे बात करते हैं कि जो उसकी मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है और मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया वो है 20 से लेकर के 30 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो 1 अगस्त 2024 तक 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका एज का क्राइटेरिया यहाँ पर आप देखेंगे कि 20 साल से लेकर के 30 साल एज का क्राइटेरिया है। 2 अगस्त 1994 से आप पहले नहीं बॉर्न हुए होना चाहिए और 1 अगस्त 2004 से बाद में आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एज रिलैक्सेशन यदि आप में से कोई भी चाहता है तो एज रिलैक्सेशन का वही है कि 5 साल आपको एस सी एस टी के लिए मिलेगा और 3 साल आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 10 साल आपको जो है वो पी डब्ल्यू बी डी के लिए मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हम यदि बात करें कि राजभाषा अधिकारी की जो क्वालिफिकेशन है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, तो ये जो इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि एसएससी जीएसटी की जो क्वालिफिकेशन रहती है उसमें क्या रहता है कि आपको मास्टर डिग्री तो चाहिए ही चाहिए होती है, साथ में आपको एक डिप्लोमा भी चाहिए होता है जो ट्रांसलेशन डिप्लोमा होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी नहीं है जितनी जीएसटी में रहती है। अब यहाँ पर क्या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की एलिजिबिलिटी है वो बता दूं आपको कि सबसे पहला क्राइटेरिया,
इन दोनों को ब्रेक कर देता हूं, दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो डिग्री है वो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी, तो पहले तो आपको यही फुलफिल करना होगा। यदि आपके पास हिंदी में नहीं है डिग्री जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आपके पास फिर एमए हिंदी होना चाहिए, यानी कि एमए हिंदी या एमए संस्कृत वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कुछ भी है, एमए हिस्ट्री है, एमए ज्योग्राफी है, एमए कुछ भी है, उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास एमए हिंदी और एमए संस्कृत ही होनी चाहिए। अब बात आती है कि यदि जिसके पास एमए हिंदी है उसके पास और भी कुछ होना चाहिए या नहीं, तो यस, ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो। यदि आपने एमए हिंदी किया है तो ग्रेजुएशन में जो भी आपने किया होगा उसमें एक सब्जेक्ट आपने इंग्लिश पढ़ा हो। और यदि आपके पास एमए संस्कृत है तो ये ध्यान रखना कि ग्रेजुएशन में आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों होना चाहिए, इस पे आप फोकस करना। इसमें यहाँ पे और नहीं लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एंड लगा हुआ है, इसका मतलब आपको इंग्लिश भी चाहिए और हिंदी भी चाहिए अपने ग्रेजुएशन लेवल पर। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लोग भी अप्लाई कर रहे हो, एमए संस्कृत वाले अगर कोई अप्लाई करें, तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे, जो भी आपके सब्जेक्ट थे, उसमें आपने इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ी हो। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में, आपने कौन से सब्जेक्ट्स बाकी रहे हैं, बस दो सब्जेक्ट्स पर मेन फोकस है कि आपके इंग्लिश और हिंदी भी रहे हो। बाकी आपके कोई भी सब्जेक्ट रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपने मैथ पढ़ी हो, चाहे इंग्लिश पढ़ी हो, चाहे जो पढ़ा हो, लेकिन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रेजुएशन में होना चाहिए यदि आपके पास एमए संस्कृत है। यदि आपके पास एमए हिंदी है तो फिर इंग्लिश बस हो अगर ग्रेजुएशन में, तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पर फुलफिल कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एसएससी जीएसटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, यदि आप कोई देखना चाहते हो तो आप जाकर के चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें कि स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं कि पहले ही बताया मैंने कि 3 फेजेस में एग्जाम रहेगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स रहेगा वो राजभाषा अधिकारी के लिए प्रीलिम्स क्या रहेगा, लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए सेम प्रीलिम्स होने वाला है। 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे जो कि 50 क्वेश्चन रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि हाफ मार्क पर क्वेश्चन। और जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो इंग्लिश में ही होगा, और इसके लिए आपको टोटल 40 मिनट्स दिए जाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा सब्जेक्ट क्या है, रीजनिंग है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 50 मार्क्स के होंगे ये। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, समझ रहे हो आप। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मतलब हाफ मार्क का एक क्वेश्चन। और रीजनिंग आपके 50 मार्क्स के लिए 50 क्वेश्चन के लिए 50 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। और इसका जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, यानी कि आप इंग्लिश में या तो अटेम्प्ट कर लीजिए उनको या तो हिंदी में अटेम्प्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक मोड ऑफ एग्जाम आप वहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे कंप्यूटर में। और ये टोटल जो होगा ये भी 40 मिनट का होगा। इसके बाद जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस आपकी जो होना चाहिए, जो जीए है, वो क्या होना चाहिए, वो बैंकिंग के क्षेत्र में जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जिससे साफ पता चलता है। और टोटल 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आपको कोई भी एक मीडियम ऑफ एग्जाम जो है सेलेक्ट करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, और ये भी 40 मिनट्स का होगा। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो 150 क्वेश्चन हो गया, और इसके लिए 125 मार्क्स आपको अलॉट किए जाएंगे, और टोटल जो टाइम मिलेगा आपको वो 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ आपके प्रीलिम्स की कट ऑफ होंगे, जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो उसमें प्रीलिम्स के नंबर जो है वो काउंट नहीं होंगे। तो जो प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं या प्रीलिम्स की कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, मेंस का एग्जाम देने को आपको मिल जाता है, तो फिर आपको हेडिक लेने की जरूरत नहीं कि प्रीलिम्स में मेरे कम नंबर थे, मेंस में इफेक्ट डालेंगे या फाइनल सिलेक्शन में इफेक्ट डालेंगे। तो जो आपने प्रीलिम्स में एग्जाम दिया उससे आप कट ऑफ में मेंस के लिए बस सेलेक्ट हो जाइए, उसके बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के कट ऑफ पे होगा। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली प्रीलिम्स की। अब बात कर लेते हैं हम मेंस की। तो फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी वो है आपका प्रोफेशनल नॉलेज पूछा जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 45 क्वेश्चन, और जो इसके लिए मार्क्स मिलेंगे आपको वो 60 मार्क्स मिलेंगे। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए रहेंगे। ये प्रोफेशनल नॉलेज, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात कर लेंगे कि ये प्रोफेशनल नॉलेज में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो ड्यूरेशन रहेगी वो 30 मिनट की रहेगी।
इसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव जो रहेगा आपका, ये पेपर जो रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये भी आपके कितने 60 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल 120 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आपका हो गया। और इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको ये होगा, और ड्यूरेशन इसकी क्या रहेगी 30 मिनट्स रहेगी। इसके बाद यदि हम बात करें कि इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो यस, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद कट ऑफ स्कोर ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन, तो वही मैंने बताया कि जो भी आप मार्क्स आप गेन करेंगे, तो ऑब्टेन्ड मार्क्स जो रहेंगे वो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू एंड ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। तो जो मेंस के जो मार्क्स होंगे वो आपके उसके थ्रू आप मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और यानी कि इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, और फिर फाइनल जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें भी ऑल्सो फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, तो उसमें भी मेंस के नंबर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आपके काम आएंगे। तो जो मेंस में जो नंबर होंगे वही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। मेंस एग्जाम के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जो टोटल रहेगा वो कितने मार्क्स का रहेगा, तो 100 मार्क्स का जो है इंटरव्यू रहेगा, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो चाहिए हैं वो आपको चाहिए 40%, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपको इंटरव्यू में लाने ही लाने हैं। यदि आप 40 नंबर इंटरव्यू में नहीं लाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो 40% जो है वो मार्क्स मैंडेटरी हैं, और SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 35 मार्क्स भी चलेंगे। तो ओबीसी SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 35% और 40% जो है जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40 और रिजर्व कैटेगरी के लिए 35 नंबर जो है वो इंटरव्यू में आपके होने चाहिए। द वेटेज ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू विल बी 80-20 का रेशियो रहेगा। 80-20 का रेशियो यानी कि 80% मार्क्स जो फाइनल कट ऑफ बनेगी आपके, तो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन की और इंटरव्यू को जो कट ऑफ का जो रेशियो रहेगा वो 80-20 रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये इस नोटिफिकेशन की जो मेजर मेजर बातें थी वो मैंने आपको सभी बता दी हैं। यदि फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अप्लाई करिए। यदि आप एलिजिबल हैं, आप चेक करिए कि आपकी एलिजिबिलिटी आप इसके लिए फुलफिल कर रहे हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं है। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत बढ़िया वैकेंसीज भी हैं, तो आप अप्लाई करिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।